हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो है अभी हमारा पहला चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है वर्णमाला। तो इसकी जो थ्योरी है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग जो है वो क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिंदी वर्णमाला पुनरावलोकन। ठीक है, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में लगा चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप लोग वो वीडियो देखिए जाके, उसके बाद ही आपको ये नेक्स्ट जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वो समझ में आएगा। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या फिर बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। जो स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में समय बहुत ही कम लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। हिंदी में मात्राएं कितनी हैं, 10। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक है। ह्रस्व स्वर को ही मतलब लघु स्वर बोला जाता है। ठीक है, एक मात्रिक है, कितने हैं, 4 है। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ व री से ऋषि। ठीक है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर बोला जाता है और ये द्विमात्रिक होते हैं, मतलब दो मात्राएं होती हैं। तो कौन कौन से द्विमात्रिक स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर एवं बीजाक्षर स्वर, ये चारों का एक ही नाम है, लेकिन आपको चारों नाम याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम पूछ लेता है। तो मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर और बीजाक्षर स्वर कौन कौन से हैं, छोटा ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और जो री से ऋषि है इन्हें मूल स्वर या जड़ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर एवं कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर कौन कौन से होते हैं। ये दीर्घ स्वर के ही ये सारे नाम हैं और ये सारे नाम आप लोगों को अलग अलग याद होने चाहिए क्योंकि पता नहीं एग्जाम में किस नाम से पूछ लिया जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और आओ। क्या, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर एवं सजातीय स्वर है। मूल दीर्घ स्वर एवं सजातीय स्वर है कौन कौन से हैं, मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई और ऊ। कौन कौन से होते हैं, आ, ई और ऊ। ठीक है, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर है। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर का मतलब ये है जो दो स्वरों से मिलकर बने हो या दो मात्राओं से जो मिलकर बने हो, दो वर्णों से मिलकर जो बने हो वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ, आओ। कौन कौन से, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है, गुण संधि स्वर है। गुण संधि स्वर है, अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, छोटा ए, और अ प्लस छोटा ए मिलकर क्या बनता है, बड़ा ए। वृद्धि संधि मिश्रित संधि स्वर है। वृद्धि संधि एवं मिश्रित संधि स्वर है कौन कौन से, छोटा अ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाता है, छोटा ओ यानी ओ, और छोटा आ प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बनाता है, आओ यानी कि बड़ा ओ। ठीक है, आगत स्वर है, ये सब कुछ हम पीछे पढ़ चुके हैं, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस लगाए हैं। आगत स्वर है, आगत स्वर कौन कौन से हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा नहीं सॉरी, आगत स्वर केवल आओ होता है। ठीक है, जो कि अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं ना उनमें यूज किया जाता है। अग्र स्वर है, अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए व री से ऋषि। क्या, ई, ए, ऐ एवं ऋषि। ठीक है, मध्य स्वर है, मध्य स्वर कैसे कहा जाता है, जो छोटा आ होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, पश्च स्वर है, पश्च स्वर क्या होते हैं, छोटा सॉरी बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
छोटा ओ, बड़ा औ एवं औ, जो कि एक आगत स्वर है। ठीक है, अष्ट स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ एवं औ। ये कौन से होते हैं? पष्ट स्वर होते हैं। संवृत स्वर हैं। संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए मुंह कितना खुलना चाहिए? पूरा खुलना चाहिए या कम खुलना चाहिए? कम खुलना चाहिए। वो क्या होते हैं? संवृत स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं संवृत स्वर? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ एवं री से ऋषि। अर्ध संवृत क्या होते हैं? अर्ध संवृत होते हैं जिनको बोलने के लिए जो हमारा मुंह है वो आधे से भी कम खुलता हो, उन्हें अर्ध संवृत कहा जाता है। ठीक है, तो अर्ध संवृत कौन कौन से होते हैं? छोटी ए एवं छोटा ओ। कौन कौन से होते हैं? छोटी ई एवं छोटा ओ। ठीक है, विव्रत है। विव्रत का क्या मतलब बताया था मैंने? विव्रत का मतलब होता है जिसको बोलने के लिए मुंह अत्यधिक खुलता हो, जैसे कि बड़ा आ। क्या है ये? विव्रत है। अर्धविव्रत क्या होता है? जिसको बोलने के लिए जो मुंह है वो आधा खुलता हो, मतलब कि जो विव्रत है ना उससे कम खुलता हो, अर्धविव्रत होता है वो। तो अर्धविव्रत कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ एवं औ। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ए, बड़ा ओ और औ। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या 39 और मूल व्यंजनों की संख्या 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं? क्षत्रिय, तरतशूल, ज्ञानी एवं रे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। क वर्ग की ध्वनियां हैं। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, उसके बाद च वर्ग की ध्वनियां हैं। च वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? 5 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा, अणा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? क्या? टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं बताइए? टा, ठा, डा, डा, अणा। कौन सी आती है? टा, ठा, डा, डा, अणा। ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? ता, था, दा, दा, ना। ता वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, पा पतंग के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? पा, फा, बा, भा, मा। कौन कौन सी आती है? पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ स्वर व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? य, र, ला, व जो है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? सा सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा, हा हल। ये कौन से हो गए? ये ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। उच्छिप्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं? 2 होते हैं। और जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं वो किस किस से बनाते हैं? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ला, व। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कौन से हैं? 2 होते हैं। ठीक है, जो किससे मिलकर बने होते हैं? किससे मिलकर बने होते हैं? ये डाडमरू और ढाढक्कन से मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। अर्धस्वर है। अर्धस्वर है। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? यायग और वावक्री। कौन कौन से होते हैं? यायग और वावक्री, है ना। लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या है? रा से रथ जो होता है ना उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन कैसे? ला से लट्टू को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी कौन कौन से होते हैं? सा सपेरा, सा सलगम, सा षटकोण और हा हल जो है इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? अघोष का क्या मतलब होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ड। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ड अघोष कहलाता है। और उसके अलावा सा सलगम, सा षटकोण और सा सपेरा। अघोष की डेफिनेशन क्या होती है? जो 5 हमारे वर्ग होते हैं ना
तो उन पांचों वर्गों का पहला और दूसरा जो वर्ड होता है वो अघोष होता है, और उसके अलावा सा सलगम, सा षटकोण एवं सा सपेरा, ये 3 और होते हैं जो कि अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, सघोष व्यंजन क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? 5 वर्ड होते हैं ना, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो होते हैं वो सघोष व्यंजन होते हैं। तथा या, रा, ला, व एवं हा, या, रा, ला, व एवं हा, या, रा, ला, वा क्या होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो मतलब जो जितने भी अंतस्थ व्यंजन है वो सब सघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो हा हल होता है वो भी सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। एवं जो सभी स्वर होते हैं, ये मैं आप लोग को ऊपर भी पढ़ा चुकी हूँ बाकी की वीडियोस में, कि जितने भी सारे स्वर होते हैं वो भी सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? क्या डेफिनेशन होती है अल्प प्राण की? अल्प प्राण की डेफिनेशन होती है प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ड। प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं ना, तो पांचों वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होता है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है ना, वो अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। तथा अंतस्थ वर्ड कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, व। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना वो भी अल्पप्राण व्यंजन ही कहलाते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड एवं सारे अंतस्थ होते कितने? 4। ये सभी मिलके अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ड तथा सारे ऊष्म वर्डों की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म वर्ड कौन कौन से होते हैं? सा सलगम, सा सपेरा, सा षटकोण व हा हल। क्या? सा सलगम, सा षटकोण, सा सपेरा एवं हा हल क्या है? ये महाप्राण व्यंजन है। क्या है ये? महाप्राण व्यंजन है। मतलब कि हा हल जो है वो सघोष होता है और महाप्राण होता है। ठीक है, और अंतस्थ जो होते हैं वो सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ओके, नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, 5 वर्ग होते हैं ना, तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। ये पांचों जो दे रखे हैं, ये देखिए, ये वर्ग का 5वां अक्षर है या नहीं है? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है इनमें से या नहीं है? कंठ वर्ड क्या होते हैं? कंठ वर्ड एक तो पहला जो वर्ग होता है वही कंठ वर्ग होता है, जिसके अंतर्गत का, खा, गा, घा, अड़ा आता है। ठीक है, और छोटा आ, बड़ा आ एवं बड़ी अंग मतलब के विसर्ग। क्या? छोटा आ, बड़ा आ एवं के अंग विसर्ग जो है वो कंठ वर्डों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तालव्य व्यंजन जो होते हैं वो आपका चा, छा, जा, झा, अणा। चा, छा, जा, झा, अणा तो तालव्य व्यंजन होता ही है। इसके साथ साथ छोटी ई, बड़ी ई एवं या से यज्ञ। क्या? छोटी ई, बड़ी ई एवं या से यज्ञ जो होता है ना वो आपका तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। मतलब कि चा, छा, जा, झा, अणा को छोड़ के छोटी ई, बड़ी ई एवं या यज्ञ जो है वो तालु के अंतर्गत आता है। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा तो मूर्धन्य के अंतर्गत आता ही है। बाकी का वा से वकील मतलब वा और री से ऋषि यानी री जो है ये भी मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? वा से वकील एवं री से ऋषि। दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ला, ता, था, दा, धा, नानल, ता, था, दा, धा, नानल, ला लट्टू एवं सा सपेरा। क्या? ता से लेके ना तक तो दंत व्यंजन होते ही हैं सारे। उसके अलावा ला से लट्टू एवं सा से सपेरा जो होता है वो दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है। मतलब ला और शा जो है वो दंत व्यंजन के अंतर्गत आता है। ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं? ओष्ठ व्यंजन होते हैं आपके पा, फा, बा, भा, मा। मतलब पा पतंग, पा फल, बा बकरी, बावट्टी, मामच्छी। मतलब 5वां जो वर्ग होता है वो ओष्ठ व्यंजन तो होता ही है, उसके साथ साथ छोटा ऊ एवं बड़ा ऊ जो है वो ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ग तो सारे वैसे याद हो गए होंगे क्योंकि हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। बाकी का ये जो कुछ और अलग अलग वाले जो वर्ड है ना ये भी याद होने चाहिए, जैसे कि
छोटा आ, बड़ा आ और बड़ी अंग किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ के अंतर्गत आते हैं। छोटी ई, बड़ी ई एवं या से यज्ञ, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तालव्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका री से ऋषि व वा से वकील, क्या री से ऋषि व वा से वकील किसके अंतर्गत आते हैं? मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ला से लट्टू और सा से सपेरा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है आपका छोटा ऊ एवं बड़ा ऊ किसके अंतर्गत आते हैं? ये ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कंठ तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं? कंठ तालव्य स्वर जो होते हैं वो छोटी ए एवं बड़ी ए होते हैं। इन दोनों को बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। कंठ ओष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं? मतलब जिन्हें बोलने के लिए कंठ के साथ साथ ओठों की भी जरूरत होती है, वो कौन कौन से होते हैं? वो आपका छोटा ओ और बड़ा ओ होता है, यानी ओ और औ होता है। ठीक है। दंतोष्ठ कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए दांत और ओठ दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वो वा से वकील होता है। वा से वकील बोलने के लिए हमेशा दांत और ओठ दोनों की आवश्यकता होती है। अयोगवा है, अयोगवा किन्हें कहते हैं और अयोगवाओं की संख्या कितनी है? तो जो अयोगवा है ना, उनकी संख्या कितनी है? 2 है। क्या? छोटी अंग और बड़ी अंग। अब अयोगवा में अनुस्वार किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं? अनुस्वार होता है जो ऊपर एक बिंदी लगती है, और विसर्ग होता है जो किसी वर्ड के पीछे 2 बिंदियां लगती हैं। ठीक है। स्पर्श रहित, काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी, घोष ध्वनि, ऊष्म ध्वनि जो है वो संघर्षी ध्वनि है। ऊष्म संघर्षी ध्वनि कौन सी होती है? स्पर्श रहित, काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी, घोष ध्वनि एवं ऊष्म संघर्षी ध्वनि है। ऊष्म संघर्षी ध्वनि कौन सी है? हा से हल जो है वो ऊष्म संघर्षी ध्वनि है। अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर, अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर क्या होता है? अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है? अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से ध्वनि अधिक निकलती है और मुख से ध्वनि कम निकलती है, जैसे अंग, अंक, अंश आदि। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ड पर बिंदु लगाया जाता है, क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है। क्या? अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ड पर बिंदु लगाया जाता है, क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है। व्यंजन ध्वनि है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठ, दंत, अंत। क्या? तत्सम शब्द जो होते हैं ना, उनमें ज्यादातर अनुस्वार ही लगता है। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है। जो अनुनासिक होता है ना, जो ऊपर एक बिंदी लगती है, वो तो अनुस्वार होता है। अब अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या है, मुख से ध्वनि अधिक निकलती है व नाक से ध्वनि बहुत कम निकलती है, जैसे कि आंत, गांव, चिड़िया आदि। अनुनासिक स्वर जो होते हैं ना, उनके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है। क्या लगी होती है? अनुनासिकों के ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है। तद्भव रूप में चंद्रबिंदु लगता है। तद्भव रूपों में, जो तद्भव रूप होते हैं ना किसी शब्द के, तत्सम में क्या लगता है? तत्सम में तो अनुस्वार लगता है, लेकिन जो तद्भव होते हैं उनमें विसर्ग लगता है, जैसे अंगूठा, दांत, गांव, आंगन, सांचा, आंख, अंगना आदि, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुप्रेक्षा। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? अनुप्रेक्षा, है ना। तो अनुप्रेक्षा के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? अनुनासिक एवं निरनुनासिक, अनुनासिक एवं निरनुनासिक। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। कैसे? अनुनासिक का मतलब क्या है? अनुनासिक का अनुस्वार का मतलब क्या है? अनुस्वार एवं विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वरों के बाद व स्वरों से स्वतंत्र आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग जो है वो व्यंजन है जो स्वर के बाद व स्वर से स्वतंत्र आते हैं। और अनुनासिक क्या है? ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, आंख, दांत आदि। और निरअनुनासिक क्या होता है? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरअनुनासिक कहते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरअनुनासिक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर, उधर, घर आदि। जैसे
केवल मुंह से कहने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर, उधर, चर आदि। विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? विसर्ग आपका यह व्यंजन, क्या यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जो विसर्ग होता है ना, यह व्यंजन है और जो इसका उच्चारण होता है वो हा की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यवहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी उपयोग होता है, जैसे स्तुतः, दुग्ध आदि, जैसे स्तुतः, दुग्ध आदि। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ इन्हें भी जाने पे। इन्हें भी जाने का क्या मतलब है? भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? वाक्य को कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य से छोटी इकाई को पदबंध कहते हैं। पदबंध से छोटी इकाई को अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, नोट। जैसे राम शब्दों में 2 अक्षर रा व मा एवं वर्ड 4 हैं। राम शब्द में 2 अक्षर रा, मा एवं वर्ड 4 हैं। र, आ, म, आ। ठीक है, क्या है? र, आ, म, आ। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, और ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला से संबंधित अध्यायवार प्रश्नकोश। वर्णमाला से संबंधित जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, ये क्वेश्चन हम करेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी का आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करिए, और जो इसके जितने भी क्वेश्चन है, इसके 200-250 क्वेश्चन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।